हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं करंट अफेयर्स की इस कड़ी में। और करंट अफेयर्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक के सेट नंबर 8 से को और 8 नंबर सेट के पहले प्रश्न से हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच आयोजित इंद्र नेवी के किस संस्करण का आयोजन किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इंद्र नेवी भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक युद्धाभ्यास है, भारत और रूस के बीच। और हमने आपको जब भी बताया है यह युद्धाभ्यास, तो हमने आपको बताया है कि पिछले वर्ष 2020 में इसका 11वां संस्करण मनाया गया। मैं अधिकांश युद्धाभ्यासों का आपको संस्करण अवश्य ही बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाने योग्य होते हैं, इसलिए मैं बार बार बता ही देता हूं। और यहाँ आपके पास ये प्रश्न देखने को मिल भी रहा है, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 11वां युद्धाभ्यास। और ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो 11वां युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में, BOB यानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में हुआ था। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो तटीय गांव किसको कहते हैं? तटीय गांव कहते हैं समुद्र के किनारे बसे हुए गांव को तटीय राज्य कहेंगे या तटीय गांव कहेंगे। और सुनामी किसको कहते हैं? तो सुनामी को जब आप समझेंगे तो सु का अर्थ होता है तट, सु का अर्थ क्या होता है, तट। नामी का अर्थ होता है लहर, लहरें। नामी का अर्थ क्या होता है, लहरें, यानी तट पर उठने वाली लहरों को ही हम सुनामी कहते हैं। समुद्र तट पर उठने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं, ठीक है। और तट की जब बात की जाए तो मैं आपको बार बार बतलाता हूं कि भारत का मानचित्र जब आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का शेप है। इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं और इसको हम लोग पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट में आपके कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य पूर्वी घाट में। यहाँ आपका ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये केरल, इतने राज्य यानी 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य पश्चिमी घाट में है। यानी भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी स्थित है, इधर क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी, BOB यानी बे ऑफ बंगाल। और इधर क्या है, पश्चिमी घाट। और इधर आपका अरब सागर है, इधर अरब सागर है। इस क्षेत्र में क्या है, अरब सागर है। और फिर इसके नीचे का जो हिस्सा है ये हिंद महासागर कहलाता है, ये आप जानते हैं। तो ये आपके अरब सागर से और यह तट बंगाल की खाड़ी से, यानी कि समुद्र तटीय राज्य हैं। और समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कुल मिलाकर के 9 है। और इन्हीं समुद्र तटीय राज्यों में से उड़ीसा के 2 गांव जिनका नाम है कि वेंकट रायपुर और नोलिया शाही गांव। कौन कौन सा? वेंकट रायपुर गांव और नोलिया शाही गांव। वेंकट रायपुर गांव की बात करें तो ये गंजाम जिले में स्थित है, उड़ीसा के गंजाम जिले में। और नोलिया शाही गांव की बात की जाए तो यह आपका जगत सिंह जिले में स्थित गांव है। और इन्हीं दोनों गांवों को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया है। आगे देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न में देखिएगा एक और पहलू क्या है, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 9 अगस्त को। तो पिछले वर्ष ही 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की घोषणा की। और इंदिरा वन मितान योजना क्या है? तो वनवासी आदिवासी समुदाय के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, यानी कि स्वावलंबी कहने का मतलब है आत्मनिर्भर हो सके, वह भी आम लोगों की तरह अपने आप को डेवलप्ड कर सके, वैसे मौके उपलब्ध करवाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया था। कब? तो 9 अगस्त 2020 को। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए आपको इस योजना में इंदिरा गांधी का नाम भी दिख रहा है, क्या? इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। झारखंड की राजधानी रांची है, राजस्थान की जयपुर और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आगे देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? स्नूकर खेल किसको कहते हैं? सिनेमा में आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लाठी से जब गेंद को पुश किया जाता है तो उस खेल को हम स्नूकर या बिलियर्ड्स कहते हैं। और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो रानी ओ सुलिवान ने। रानी ओ सुलिवान ये क्या रही? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 की विजेता। इन्होंने किनको हराया? तो कोरिन विल्सन को। कोरिन विल्सन को हराया, यानी कोरिन विल्सन क्या रहे? उपविजेता। उपविजेता कोरिन विल्सन को हरा करके रानी ओ सुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसे स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया? स्टॉकहोम वाटर जूनियर वाटर प्राइज क्या है? तो यह आपका जल संरक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार स्वीडन की महारानी, स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन, जैसे आप देख सकते हैं, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? यह स्वीडन की राजधानी है। और स्वीडन की राजधानी है तो स्वीडन की ही राजकुमारी विक्टोरिया द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, राजकुमारी विक्टोरिया द्वारा। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? तो 1997 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। 1997 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और 2020 में हिरोकी मात्सुहाशी और टाकामु मियाकी, ये दोनों जापान के हैं, इन्हीं दोनों को, ए और बी दोनों, इन्हीं दोनों को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में याद रखिएगा, इनको 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए नामित हैं। अब किन्हें मिलेगा ये तो जो नोबेल समिति है वो तय करेगी, ठीक है। तो इनको नामित किया गया। इसके अलावा इनको 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। ये भी कहाँ की हैं? तो स्वीडन की ही रहने वाली हैं और इनको ये जानी मानी पर्यावरणविद है। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष किस तिथि को? ठीक है, तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तृतीय विश्व युद्ध की होने वाली सभी आशंकाओं को समाप्त करने के लिए और ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। और इसी संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से 7 सितंबर, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस? तो हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर में एक और महत्वपूर्ण दिवस होता है, कौन सा? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या है? नीति आयोग द्वारा नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी किया गया। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और योजना विकास कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को अब नीति आयोग ही हैंडल करती है। तो नीति आयोग के द्वारा किन राज्यों की निर्यात के क्षेत्र में कितनी तैयारी है, इसके आधार पर एक सूचकांक जारी की गई। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दिल्ली पहले स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली पहले स्थान पर रहा और चंडीगढ़ दूसरा केंद्र शासित प्रदेश रहा जो निर्यात सूचकांक में अपना स्थान हासिल कर पाया। इसके बाद राज्यों की अगर बात की जाए तो राज्यों में सबसे पहले स्थान पर गुजरात रहा।
दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला सजीव पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पाल कला के बारे में आप जानते होंगे। पाल कला क्या है? तो पाल वंश के शासकों के द्वारा कला को जो संरक्षण प्रदान किया गया और उसके विकसित रूप से जिस बृहद कला का विकास हुआ उसको हम पाल कला कहते हैं। और पाल कला के तहत ही आपको औदंतपुरी विहार, सोम विहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्यादि के भवनों को देखा जा सकता है। ये किसके उदाहरण है? तो पाल कला के ही उदाहरण है। औदंतपुरी, सोमपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्यादि इत्यादि क्या है? पाल कला के ही उदाहरण है। और इसी का सजीव पाल कला संग्रहालय यानी इसके नमूनों को, इससे प्राप्त अवशेषों को एक संग्रहालय के रूप में रखने कहां स्थापित किया जाएगा इसके अवशेषों को? तो यह सजीव पाल कला संग्रहालय कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। और कर्नाटक की राजधानी कहां? बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन? तो वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? कार्बन निगेटिव होने का क्या तात्पर्य होता है? कार्बन निगेटिव होने का यह तात्पर्य है कि कार्बन का उत्सर्जन वह बिल्कुल ही बंद कर देगा, यानी कार्बन के उत्सर्जन को बंद करेगा। और ऐसा घोषणा किया है 2030 तक करने का। किसने? तो जानी मानी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन? तो बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? CEO सत्या नडेला। सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं ये। ठीक है, सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स वर्तमान में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले स्थान पर एलन मस्क, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर बिल गेट्स। ठीक है, ये कभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हुआ करते थे। फ्लिपकार्ट और अमेजन क्या है? ये ई-कॉमर्स साइट है। गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? प्रकाश पोर्टल है क्या? तो प्रकाश पोर्टल बिजली समस्या से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था। किससे निपटने के लिए? तो बिजली समस्या से। बिजली समस्या से निपटने हेतु कौन सा पोर्टल? प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया था। और यह प्रकाश पोर्टल यदि बिजली समस्या से निपटने से है, बिजली समस्या से निपटने हेतु या छुटकारा हेतु प्रकाश पोर्टल है, तो यह किसका होगा? ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय का होगा। क्योंकि बिजली से संबंधित तो मानव संसाधन मंत्रालय तो कुछ कर नहीं सकता, सड़क मंत्रालय कुछ करेगा नहीं, और सूचना प्रौद्योगिकी तो नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में याद रखिएगा कि इसका नाम बदल करके नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। पोखरियाल निशंक। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी ऊर्जा एवं कोयला मंत्री कौन? तो प्रकाश जावड़ेकर है। प्रकाश जावड़ेकर तो ये हैं आपके पर्यावरण वन मंत्रालय है। सूचना प्रौद्योगिकी से कौन है? तो ये रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चर्चा में रही पूनम खत्री का संबंध किस खेल से है? पिछले कुछ महीने पहले, पिछले वर्ष में कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि वुशु की खिलाड़ी पूनम खत्री को क्या किया गया है, तो वुशु चैंपियनशिप 2019-20 के लिए क्या किया गया, उनको विजेता घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि इनको हराया था किसने? ईरान की मरियम नामक खिलाड़ी ने इनको फाइनल प्रतिस्पर्धा में पराजित किया था, और बाद में चल करके वो मरियम, ईरान की खिलाड़ी मरियम को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, इसलिए उनके चैंपियन होने का दावा भी क्या किया गया कि समाप्त कर दिया गया, और इन्होंने जो रजत पदक जीता था, इनका ये रजत पदक स्वर्ण पदक के रूप में बदल गया। तो ये पूनम खत्री किससे संबंधित है? वुशु से, वुशु खेल से संबंधित है। और पूनम खत्री भारतीय खिलाड़ी हैं, झज्जर हरियाणा की रहने वाली हैं, और इनके बारे में यह भी याद रखिएगा कि ये एक पुलिस ऑफिसर भी हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कचरा विनिमय का क्या मतलब होता है कि विनिमय मतलब एक्सचेंज, कचरा विनिमय एक्सचेंज का मतलब है कि ये शुरू किसने किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश ने कचरा विनिमय के लिए क्या किया है कि यहाँ आप पिछले दिनों जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश में एक विस्फोट हुआ था, ठीक है। 7 मई 2020 को आंध्र प्रदेश में एक विस्फोट हुआ था स्टायरीन गैस के कारण। उसमें माना जाता है कि बहुत हद तक प्रदूषण के योगदान, प्रदूषण का भी उस विस्फोट के कारण पीछे योगदान रहा है। तो प्रदूषण को कम से कम करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि वहां आपके एक्सचेंज यानी ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू कर दिया, और इसी के तहत उसने APEMC के गठन का भी निर्णय लिया है। यानी इसके तहत क्या किया जाएगा? आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी, जो कचरा विनिमय को नियंत्रित करेगी, उसका प्रबंधन कार्य करेगी। तो ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य हो गया है जो क्या शुरू किया है, तो विनिमय, कचरा विनिमय कार्यक्रम किया, और इसके लिए APEMC संस्था का गठन भी किया है। और यह कार्यक्रम शुरू कब किया गया? तो 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता। क्या थी थीम? जैव विविधता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार इस्पात उपभोक्ता में भारत का स्थान विश्व में कितना है? हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको आर्थिक समीक्षा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और इस्पात से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए लाया है। तो याद रखिएगा कि भारत का इसमें दूसरा स्थान है। 2019-20 की आर्थिक समीक्षा की बात की जाए तो इस्पात उपभोक्ता में, उपभोक्ता मतलब यूज करने वाले, कंज्यूमर्स के रूप में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसका? तीसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा नहीं, तीसरा सबसे बड़ा देश है। किसका? तो ये इस्पात उपभोक्ता का। याद रखिएगा कि 2020-21 का भी, 2020-21 की आर्थिक समीक्षा और बजट भी आ गई है, जो हमारी किताब में इंक्लूड है भी, करंट अफेयर्स की बुक में आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अनुसार 2020-21 के आर्थिक भारत में विकास दर, ठीक है, वृद्धि दर, वृद्धि विकास दर कितना रहने का आकलन है? तो 3.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार पशुधन में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो ये 20वीं पशुधन जनगणना 2018 में ही आई थी। कब? 20वीं पशुधन जनगणना 2018 रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इस जनगणना की माने तो इस जनगणना में सबसे ज्यादा पशु किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा पशु भारत का कितना प्रतिशत? भारत का 67% पशु केवल कहां है? तो उत्तर प्रदेश में है। यानी कि सबसे ज्यादा पशु वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या के आधार पर हम एक क्रम आपको लिख देते हैं। सबसे ज्यादा कहां है? तो यूपी में। सबसे ज्यादा पशु कहां है? यूपी में 67.8%। ठीक है। अब दूसरे स्थान पर इसमें कौन है? सर्वाधिक पशु के मामले में दूसरे स्थान पर
राजस्थान है। दूसरे स्थान पर कौन? राजस्थान। दूसरे स्थान पर राजस्थान। 3-4 कम से कम आपको याद रखना चाहिए। तीसरे स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर कौन? मध्य प्रदेश है, एमपी। और चौथे स्थान पर कौन है? तो चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चौथे स्थान पर कहां है सबसे ज्यादा पशु? पश्चिम बंगाल में है। चौथे स्थान पर WB यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। अब यहां क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा नहीं, वृद्धि किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई? तो वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा 23% की वृद्धि पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। कितना? 23% की वृद्धि पशुओं की संख्या में हुई। कहां? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा कहां? पश्चिम बंगाल में 23% की वृद्धि हुई। और उसके बाद बात की जाए तो तेलंगाना में 22% की वृद्धि हुई। यानी पशु वृद्धि के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा वृद्धि दर के मामले में, और दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा। पश्चिम बंगाल में 23%, तेलंगाना में 22%। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ। पहले आइडिया वोडा अलग अलग कंपनी थी। अब क्या हुआ है कि आइडिया और वोडा का विलय हो गया है और इसको VI के नाम से जानते हैं। तो ये इस वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी के सीईओ कौन है? रविंदर टक्कर। और हमने बताया था कि टाइम्स पत्रिका के दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत से जो लोग शामिल हुए उसमें से एक ये भी शामिल थे। कौन? रविंदर टक्कर। तो ये VI यानी वोडाफोन आइडिया के क्या है? सीईओ हैं। पेक्का लुंडमार्क। पेक्का लुंडमार्क ये किसके हैं? तो ये नोकिया के सीईओ हैं। नोकिया मोबाइल निर्माता कंपनी, मोबाइल फोन निर्माता कंपनी नोकिया के सीईओ कौन? पेक्का लुंडमार्क है। ठीक है। गोपाल विट्ठल किसके सीईओ हैं? तो गोपाल विट्ठल एयरटेल इंडिया, एयरटेल इंडिया के सीईओ हैं। ठीक है। और ये भी पेक्का लुंडमार्क भी क्या है? नोकिया के सीईओ हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। अक्टूबर 2020 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए किसे नया आधार वर्ष जारी किया गया? तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो आधार वर्ष पहले था ये 2011 था और अब इसको 2016 घोषित कर दिया गया है। यानी आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसके आधार पर श्रमिकों के लिए क्या होता है? औद्योगिक श्रम निर्धारित किया जाएगा। तो 2011 था, अब इसको 2016 कर दिया गया है। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम पर ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है। तो सरफेसी अधिनियम क्या है? सरफेसी अधिनियम का पूरा नाम जानेंगे आप तो उसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रीस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट एक्ट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है और यह आपका सरफेसी अधिनियम बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, जो कि आपको इसके पूरे नाम से ही पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध पुस्तक मैन विदाउट वीमेन, मैन विदाउट वीमेन के लेखक कौन है? यानी कि औरत के बिना मर्द, ये इसकी हिंदी होती है। तो पुरुष के बिना, महिला के बिना पुरुष, इस पुस्तक के लेखक यानी मैन विदाउट वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हारुकी मुराकामी, हारुकी मुराकामी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। गुलजार साहब को आप जानते होंगे, गुलजार साहब को आप जानते होंगे, ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित व्यक्ति हैं और इनके पुस्तकों की बात की जाए तो इनके द्वारा रात पश्मीने की और पुखराज नामक पुस्तक लिखी गई है। पुखराज और रात पश्मीने की, एक पुस्तक का नाम बताया पुखराज और एक हमने क्या बताया आपको? रात पश्मीने की। ठीक है, चेतन भगत जाने माने उपन्यासकार हैं, इसके बारे में कई हम पुस्तकें इनकी बता चुके हैं। 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 अरेंज्ड मर्डर इनकी हालिया उपन्यास है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नायकर सम्मान योजना शुरू की गई है? नायकर या नेकर सम्मान योजना की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। कहां? कर्नाटक में। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि बुनकरों को, ठीक है, जो कि क्या है, लघु उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बुनकरों को 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इसका
उद्देश्य है। कितना? 2000 रुपए वित्तीय सहायता इस योजना के तहत दिया जाएगा। किनको? बुनकरों को। कहां? तो कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस लॉन्च किया गया है? एलएनजी। एलएनजी क्या होता है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस आप जानते हैं, प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक क्या होता है? मीथेन गैस होता है। मीथेन को हम लोग CH4 कहते हैं, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। अब एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब इसको क्या किया जाता है कि लिक्विफाइड किया जाता है। लिक्विफाइड करने के लिए क्या किया जाता है? निम्न तापमान और उच्च दाब रखा जाता है। लिक्विफाइड करने के लिए इसको प्राकृतिक गैस को जब क्या करते हैं? प्राकृतिक गैस को जब निम्न ताप, तो क्या हो जाए? निम्न ताप और उच्च दाब पर किसी बर्तन में, किसी शेप में, बंद शेप में अगर इसको बंद कर दिया जाए तो यह लिक्विफाइड हो जाता है। किस कंडीशन में? तो निम्न ताप और उच्च दाब पर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल गैस कहते हैं। और इससे चलने वाली बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो केरल राज्य में हुई है। और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना, ठीक है। और इस बस सेवा को इस बस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इस बस का निर्माण पेट्रोनेट नामक कंपनी के द्वारा किया गया, पेट्रोनेट कंपनी के द्वारा। और इस बस में यदि एक बार फिल कर दिया जाए, एक फिलिंग मतलब एक बार अगर एलएनजी फुल कर दिया जाए इसका, तो यह 900 किलोमीटर तक चलने में सक्षम है। एक फिलिंग कितना किलोमीटर? 900 किलोमीटर तक चलने में सक्षम है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के सेट नंबर 8 के डिस्कशन के लिए हम आपसे रूबरू हुए थे। फिर आपसे 8 बजे आज शाम में मिलेंगे स्टैटिक जीके के लाइव डिस्कशन के लिए। तो तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे फिलहाल विदा चाहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।